Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the organoमेटेलिक कंपाउंड्स जो आपके ऑर्गेनिक में भी आता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी है आपके। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आखिर हैं क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जैसे नेम रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दो वर्ड हैं इसमें मेन। वन इज द ऑर्गेनो, अदर वन इज मेटल। ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स कार्बन की केमिस्ट्री। मेटेलिक मीन्स मेटल। तो मेटल और कार्बन के बीच अगर बॉन्ड दिखाई दे तो उन कंपाउंड्स को आप कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। लेकिन ये डेफिनेशन हमेशा फिट नहीं होती, हर जगह फिट नहीं होती, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके अंदर मेटल कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, इवन देन दे आर नॉट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो जैसे आपके स्लेवाई के अंदर जो कंपाउंड है वो है जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, एल्काइल लिथियम RLi, डाई एल्काइल जिंक R2Zn, डाई एल्काइल कैडमियम R2CD, ये आपके स्लेवाई के अंदर है। फिर टेट्राइथाइल लेड जो कि एक एंटीनोक एजेंट का काम भी करता है। एक गिलमांस रिएजेंट जो कि ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है R2LiCu, जिसे गिलमांस रिएजेंट भी कहते हैं, कोरे हाउस रिएक्शन के अंदर जिसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्केन के अंदर ये यूज किया गया था। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि सभी कंपाउंड जिनके अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड है जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हों। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड दिखाई दे उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। अगर वो सारी प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लिस्टेड कर दी गई है, जो एक टेबल की फॉर्म में है। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को उस टेबल के साथ मैच किया जाता है। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज उस टेबल के साथ मैच कर जाएं तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अदरवाइज वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। इसी बेसिस के ऊपर तो कहा जाता है कि व्हाई साइनाइड्स एंड कार्बाइड्स आर नॉट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑल्दो दे हैव द मेटल कार्बन बॉन्ड। इनके अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड है। तो इसका आंसर अगर आपको देना पड़े एग्जाम में तो आप ऐसे ही लेते हैं कि the cyanide and the carbides, they have the metal carbon bonds, but they are not included in the category of the organometallic compounds because their properties do not matches with the property of the organometallic compound। आप ऐसा कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक जितने भी कंपाउंड है, क्या सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी एक ही जैसी होती है या किसी की कम किसी की ज्यादा होती है? तो मीन्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, और कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और वो रिएक्टिव है तो आखिर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो रिएक्टिविटी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर आयनिक करैक्टर कितना है। किस चीज का आयनिक करैक्टर? मेटल कार्बन के बॉन्ड का। एम और सी के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना ज्यादा आयनिक है। जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा। तो मीन्स जो मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसके आयनिक करेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो रिएक्टिविटी है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोलरिटी ऑफ द मेटल कार्बन बॉन्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द आयनिक करेक्टर ऑफ द मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड जितना ज्यादा आयनिक होगा, कब होगा वो जितना ज्यादा आयनिक, जो हम बार बार बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। क्योंकि मेटल कोई ज्यादा मेटेलिक होता है, कोई कम मेटेलिक होता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करे उसे मेटल कहते हैं, जो ज्यादा इजीली लूज करे वो मोर मेटेलिक करेक्टर होगा उसके अंदर। तो मीन्स जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो आपके ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया, बचे हुए जो आपका पार्ट है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए। क्योंकि न्यूट्रल एटम में क्या होता है, आप सभी जानते हैं क्या होता है न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए तो न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए ना, प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया उतना, तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद मेटल के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सो दे कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मीन्स कोई भी एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मीन्स मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल, मोर विल बी द पोलरिटी ऑफ द मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल के ऊपर उतना ही जल्दी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन के ऊपर उतना ही जल्दी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मीन्स ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल के ऊपर।
और वो जितना ज्यादा पोलैरिटी बनेगी, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा। हो सकता है बहुत ज्यादा मेटल हो जाए, मेटेलिक करेक्टर हो जाए, तो उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कार्बन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो कंपाउंड आपका आयनिक भी बन सकता है। तो उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये था रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में कि ये आखिर रिएक्टिव होते क्यों हैं। क्योंकि इधर मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मेटल और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी नहीं है, क्योंकि जब भी कभी मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से ही तो ऐसा हुआ कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी तो एक के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव। तो मेटल के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है, मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है बढ़ती चली जाएगी, जितना ज्यादा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और उतना ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ये एक करेक्टर का ये ऑर्डर है मेटेलिक करेक्टर का कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। ये तो किस बेसिस पे देखा, ग्रुप वन के अंदर। ग्रुप वन में कौन है सबसे ऊपर, हाइड्रोजन रख रखा। हाइड्रोजन ग्रुप वन का एलिमेंट नहीं है, आप सभी जानते हैं, इट इज ए रघु एलिमेंट। इसको रघु एलिमेंट कहा जाता है, एक चोर एलिमेंट है, क्योंकि इट हैज नो पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, इट इज जस्ट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी बोथ लाइक दैट ऑफ द ग्रुप वन के ग्रुप वन की तरह इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये ग्रुप 18 लाइक कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेता है, 1s0 हो जाता है, जो ग्रुप 18 में खैर कोई एलिमेंट ही नहीं। और ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ग्रुप 17 की तरह 1s2 बन जाता है, हीलियम जैसा हो जाता है। तो मीन्स ये दो तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है हाइड्रोजन, आपके ग्रुप 1 की तरह इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ग्रुप 17 की तरह इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसलिए इसको कहाँ रखें, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी पाई गई हाइड्रोजन की जिसकी वजह से इसको ना ग्रुप 1 में रखा गया ना ग्रुप 17 में रखा गया। इट इज जस्ट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए इसको टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ऊपर रखा गया है। तो पहला एलिमेंट कौन है ग्रुप 1 का, दैट इज द लिथियम। लिथियम का साइज छोटा है, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसके नीचे सोडियम है, साइज इंक्रीज हो गया, वो और जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंशियल दूर हो गई। उससे नीचे पोटेशियम, वो और ज्यादा बड़ा साइज हो गया और इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मोर ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा। तो डाउन द ग्रुप जाए, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो वही हमने लिखा है कि आउट ऑफ दीज थ्री एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पोटेशियम है। इसलिए तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका ज्यादा है, मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, पोटेशियम का ज्यादा है सोडियम से, सोडियम का ज्यादा है लिथियम से। उसके बाद ऐसे रिमेनिंग एलिमेंट, मैग्नीशियम ग्रुप 2 एलिमेंट आ गया, आपका एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट आ गया। उसके बाद ये हमने डी ब्लॉक एलिमेंट ले रखे, जिंक कैडमियम एंड द मरकरी। तो इस बेसिस के ऊपर यानी साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसका साइज बड़ा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, उतना ज्यादा मेटेलिक हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद जो ऑर्डर हमने ऊपर लिखा, इसी बेसिस के ऊपर ये हमारा आ जाता है पोलैरिटी करेक्टर, ये हमारा आ जाता है आयनिक करेक्टर। जैसे अभी हमने बताया कि पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम देन लिथियम एंड सो ऑन। तो के और सी के बीच, पोटेशियम कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा आयनिक होगा, ज्यादा पोलर होगा एंड सो ऑन। सेम ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे जो ऊपर हमने अभी बताया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर भी उसी टाइप से हो जाएगा। जो हमने कार्बन लिखा, कार्बन की जगह हमने के आर ग्रुप लिख दिया। आर के का मतलब के साथ कार्बन अटैच है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है आपके, ये कोई फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। जो आर ग्रुप है, आर मींस कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। कार्बन किस में हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आर एल्काइल हो सकता है, एल्किनाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, विनाइल ग्रुप हो सकता है, एलाइल ग्रुप हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन वो आर का नेचर हमें सभी में एक जैसा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आर के जब ले रहे हैं तो वहां पे तो CH3 के कह दे, अगले में C2H5 ले ले। नो, जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखते हैं, तो वहां पे जब हम एक फैक्टर को स्टडी करते हैं तो दूसरा फैक्टर हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। मींस आर की वैल्यू मस्ट रिमेन कांस्टेंट इन ऑल दीज केसेस, इन सभी के अंदर आर की वैल्यू हमें फिक्स रखनी होगी। तभी तो हम मेटल का नेचर बदल रहे हैं, कहीं पे पोटेशियम, कहीं पे सोडियम, कहीं पे लिथियम। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप मेटल का नेचर भी बदल दें, आर का नेचर भी बदल दें, तो फिर उसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर भी चेंज आ सकता है। क्योंकि आर का जो नेचर है उसको बदलेंगे तो क्या पता वो पोलैरिटी को चेंज कर दे, इंक्रीज कर दे या घटा भी दे, डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिपरेशन के बारे में।
हम मोस्टली आज हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में ही, लेकिन साथ के साथ हम कंपैरिजन करेंगे कुछ और कंपाउंड की प्रिपरेशन के बारे में भी। तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जो आपके सिलेबाई के अंदर ये टेबल बना दी। इसके अंदर हमने 3 कंपाउंड ले लिए हैं, एक RMGX ले लिया, दूसरा RLI ले लिया, एक हमने क्या नाम है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड ले लिया R2ZN। तो 3 तरह के कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड लिया हमने, RMGX है जो, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड लिया जो RLI है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड लिया जो आपका R2ZN है। हम इनकी प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं। तो जब हम इनको प्रिपेयर करें तो फर्स्ट एल्काइल हैलाइड से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने एल्काइल हैलाइड लिख दिया, तो कैसे प्रिपेयर करें। अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल एल्काइल हैलाइड हमने लिया, RX ले लिया। अब जानते हैं एल्काइल हैलाइड के अंदर हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, so the halogen atom acquires slight negative charge and the R acquires slight positive charge। इसलिए हमने R के ऊपर slight positive charge लिखा है, X के ऊपर slight negative charge लिखा है। उसके बाद हमने रिएक्शन की इसकी मैग्नीशियम के साथ, बिकॉज इट इज ए मेटल इंसर्शन रिएक्शन, और ड्राइथर की प्रेजेंस में या THF की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। ये डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट क्यों यूज किए, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा इन प्रिपरेशन के बाद में। सिंपल मेटल इंसर्शन रिएक्शन हुई, RX के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट कर गया और आपका कंपाउंड बन गया RMGX। लेकिन आपने एक चीज नोट की है यहाँ पे, देखें आप ध्यान से, RX के अंदर आप देखें, बोलो किसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, R के ऊपर। किसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, X के ऊपर। आपने देखा ना एल्काइल हैलाइड में R के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना उसमें रिवर्सल ऑफ चार्ज हो गया। Now the R acquires slight negative charge, while in case of the alkyl halide, R has the slight positive charge. Means there occurs the reversal of the charge during the preparation of the Grignard reagent from the alkyl halide। जब हम Grignard reagent को alkyl halide से prepare करते हैं, there occurs the reversal of charge and that process is called as अम्पोलंग। आपको ऑफलाइन क्लास के दौरान भी बताया गया था, उसे हम पोलंग कहते हैं, UMPOLUNG। मींस जैसे हमने डेफिनेशन भी लिख दी आपके सामने कि द रिवर्सल इन द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन अटैच्ड टू द हैलाइड ग्रुप ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड एज द अम्पोलंग। कई बार ये डेफिनेशन बाय चांस पूछ लें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर भी, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है और इस टाइप से आप डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यू कैन से द ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, मींस मेटल का सिंपल एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल RLI है आपके पास, सिमिलरली वैसे ही R के साथ Li प्रेजेंट है, तो Li के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि मेटल है, और R के ऊपर आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने रिएक्शन कर दी मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और देखो आपने जो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं वहां पे आपने ये नाम सुन रखा है, फ्यूरान पढ़े थे ना, थायोफिन, फ्यूरान, पायरोल, तो ये फ्यूरान है। वर्ड आ गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, मींस जो फ्यूरान के अंदर जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं, अगर हम 2 डबल बॉन्ड को हटा दें, अगर हम उन 2 डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन कर दें, मींस डबल बॉन्ड टूट के वहां पे H लग जाए, तो वो कौन बन गया, वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहलाता है। तो इट मींस जो चीजें आप पुरानी पढ़ चुके हो तो उसको एकदम दिमाग में लेके आपको आना चाहिए। पता चल गया ना बेटा, फ्यूरान और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कैसे कोरिलेटेड है। फ्यूरान की रिएक्शन कर दे हम, फ्यूरान की रिडक्शन कर दे हम, तो डबल बॉन्ड टूट के अगर वहां पे H लग जाते हैं तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहलाता है, विच एक्ट एज द आपका सॉल्वेंट हेयर, जिसको हम यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। सिंपल रिएक्शन चली, आपको बनाना क्या है, RMGX, तो RLI के अंदर से बोलो कौन, R, और MgBr में से क्या लेंगे, MgBr। तो Li किसको ले गया, Br को एज ए साइड प्रोडक्ट, तो एक तो RMGX बन गया, RMgBr बन गया यहाँ पे, क्योंकि हेलोजन हमने Br ले रखा था। साइड प्रोडक्ट क्या बना, साइड प्रोडक्ट बना LiBr। जैसे आपको दिख रहा है RLI में Li था, Li पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपने साथ लेके जाएगा, नेगेटिव कौन है, MgBr में Br था, तो LiBr विल बी द साइड प्रोडक्ट। तो ये आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में, जो हमने एल्काइल हैलाइड और मेटल एक्सचेंज रिएक्शन के द्वारा प्रिपेयर किए। अब हम देखते हैं एल्काइल लिथियम के द्वारा। सिमिलरली ऐसे ही होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड लिया, अब आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। एल्काइल हैलाइड वही लिखा हमने RX। क्या लिया इसमें हमने, जैसे आपने कंपैरिजन, इसलिए मैंने टेबल बनाई है ताकि साथ के साथ आपको कंपैरिजन फॉर्म में भी याद हो जाए। हमने क्या लिया था ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड में, Mg लिया था, यहाँ पे क्या लिया, Li लिया, वहां पे ड्राई ईथर लिया, यहाँ पे कौन लिया, ड्राई हेक्सेन लिया। रीजन इसका ये है कि हमने ड्राई ईथर क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन बनने वाला है, देखो ये बनने वाला है RLI, बन गया ना प्रोडक्ट हमारा RLI।
अब यहाँ पे जो RLI बना, तो इस RLI जो भी हमारा यहाँ पे बना, इसके दौरान ये RLI आपका, अगर हम ड्राई ईथर ले लेते, जैसे ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड की रिएक्शन में लिया था ना हमने, आप देखे ध्यान से, Mg में ड्राई ईथर लिख रखा है, क्यों नहीं लिया ड्राई ईथर यहाँ पे? बिकॉज द एल्काइल लिथियम दे आर मोर रिएक्टिव। अभी तो आपने देखा था पीछे, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, देखा था ना पीछे, पोलैरिटी ऑर्डर के बेसिस के ऊपर आपको बताया गया था। मैग्नीशियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, लिथियम ग्रुप 1 वाला है, तो वहां पे ऑर्डर हमने बताया था, पोलैरिटी का ऑर्डर क्या है, वहां पे हमने बताया था RLI इज मोर रिएक्टिव देन RMGX। तो एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। तो इसलिए क्या होगा, जो RLI है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव हो गया कि अगर हम ड्राई ईथर ले लेते हैं यहाँ पे, तो RLI कैन रिएक्ट विद ड्राई ईथर, वो ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कर जाता है। हम किसको यूज करते हैं जैसे सॉल्वेंट? हम सॉल्वेंट को उसको करेंगे यूज जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे। आपने नॉन एक्वस सॉल्वेंट वाला है ना आपका एक चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपने पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने, उसमें कहते थे व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर ए सॉल्वेंट टू एक्ट एज ए गुड सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट अच्छा सॉल्वेंट कब कहलाएगा? तो यही तो मेन बात होती है अच्छे सॉल्वेंट की, कि जो भी ना तो वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे, ना जो प्रोडक्ट बन गया ना वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करे, तभी तो अच्छा सॉल्वेंट कहलाएगा। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे ड्राई ईथर ले लेते, उसको एज ए सॉल्वेंट हम यूज कर लेते हैं, तो क्या होता, जो प्रोडक्ट बनता हमारा RLI, वो जो सॉल्वेंट हमने ले रखा उसी के साथ रिएक्शन कर जाता, फिर हमारे पास हमारा RLI तो नहीं बचता। आगे बेटा बात समझ में? तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको फिर बताता हूं, दो वर्ड होते हैं, वन इज द रिएक्शन, अदर वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये RLI कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, कॉम्प्लेक्स बना लेता तो कोई बात नहीं, कई बार हम सेपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्स भी बनवा देते हैं, आगे हम बताएंगे। RMGX जो है वो भी इथर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड और नहीं बनाता, ओनली द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये RLI ड्राई इथर के साथ रिएक्ट करके ही कोई नया कंपाउंड बना देता है, अकेला कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। कॉम्प्लेक्स बना लेता तो भी हम उसको यूज कर लेते, ठीक है ना, क्योंकि सेपरेशन में हेल्प हो जाती है फिर हमारी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अगली रिएक्शन। हमने लिया R2Hg मींस ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड, ऑर्गेनो मर्करस कंपाउंड हमने लिया, और इसकी रिएक्शन कर दी RLI उसी टाइप से ड्राई हेक्सेन ओब्लिक में नाइट्रोजन के साथ। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, वो ये कि सर आपने नाइट्रोजन क्यों लिख रखा है एरो के नीचे? टू प्रोवाइड टू क्रिएट एन इनर्ट एटमोस्फियर। आपने पढ़ा था ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर, वाइल ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, वाइल फास्फोरस इज रिएक्टिव। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था इनऑर्गेनिक में जब कभी आप पेपर देते थे, व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट बट फास्फोरस इज रिएक्टिव इन नेचर? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है, और मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की वजह से, तीन तीन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से रिएक्टिव नहीं होता। आमतौर पे जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, वो कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन हमें नहीं रखनी, हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन रख देंगे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे कंटेनर के अंदर, तो RLI जो बना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। हमें इन रिएक्शन को चलाने के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करें? बाय एक्सपेलिंग आउट द ऑक्सीजन, कंटेनर के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, नाइट्रोजन को एंटर करवाना है। अब उस कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर होगा, नाइट्रोजन इज इनर्ट, वो रिएक्ट नहीं करेगी हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारे RLI के साथ जो बना है। वही तो हम आपको पीछे भी बता रहे थे, सोलवेंट भी ऐसा लेना है, एटमॉस्फेयर भी ऐसा लेना है। कंटेनर के अंदर जो ऊपर एयर तो होती है ना, एयर नहीं रखनी, एयर को हटा दो, ऑक्सीजन को हटा दो, एक्सपेल आउट कर दो, नाइट्रोजन को ले आए वहां पे। तो वो भी किया जा सकता है बड़ी आराम से। दो ट्यूब लगाते हैं, एक ट्यूब जिसके थ्रू नाइट्रोजन लगातार हम एंटर करवाते चले जाएंगे, और जब नाइट्रोजन विद प्रेशर हम एंटर करेंगे हमारे कंटेनर के अंदर, तो दूसरे एंड के थ्रू जो भी वहां पे एयर का एटमॉस्फेयर वो बाहर निकलता चला जाएगा। तो एयर बाहर, नाइट्रोजन वहां पे, फिर धीरे धीरे हमारे पास डिटेक्टर भी होते हैं जिनके द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि अब क्या नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन तो नहीं। तो जब हमारे पास इनर्ट एटमॉस्फेयर आ जाता, फिर हम करते हैं रिएक्शन को स्टार्ट। जैसे आपके सामने ये रिएक्शन दे रखी है, दिखने में इजी दिखती है कि हो गया, लेकिन समय तो लगता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में भी समय लगता है। तो इस टाइप से ये था नाइट्रोजन का पर्पस कि हमने नाइट्रोजन क्यों लिखा है यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्काइल लिथियम। अब हम लेते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की प्रिपरेशन के बारे में। हमने एल्काइल हैलाइड लिया, और कौन लिया, एल्काइल आयोडाइड, RI ले लिया हमने,
वही सेपरेशन ऑफ चार्ज तो होगा ही, क्योंकि हेलोजेन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, सो द I acquires slight negative charge, then the R acquires slight positive charge. Now the further reaction will occur, क्योंकि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाना है तो जिंक लिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, और फिर हमारे पास ये कंपाउंड बन गया RZNI जो बना, इसके 2 मोल करेंगे हम यूज, देखो दूसरा मोल लिया, अब रिएक्शन चलेगी बड़ी सिंपल सी, बोलो साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट हमारा ये निकल गया ZnI2, देखो इस टाइप से, ये ZnI2 विल बी द साइड प्रोडक्ट। हमने जैसे ही हिट किया ये साइड प्रोडक्ट बन गया, ये गलती से यहाँ पे CO2 लिखा गया, इसको हम यहाँ से हटा दिया, देखो मैंने, तो आपका क्या बन गया, ZnI2 निकला, साइड प्रोडक्ट हमारा निकलने के बाद मेन प्रोडक्ट बन गया R2ZN, तो ये R2ZN हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमने क्या लिया, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, आपने इसका नाम सुना है कहीं पे, आपने इसका नाम सुना होगा, हम बताते हैं, देखो कहाँ सुना होगा, आपके सिलेबस के अंदर पॉलीमर नाम का चैप्टर भी है जो आप पढ़ रहे होगे, पॉलीमराइजेशन वाला, उसके दौरान एक जिगलर नाटक कैटालिसिस है आपके टेक्निक, जिसके दौरान आप पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर भी आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप के हैं, वहां पे आपको एटैक्टिक पॉलीमर बनाना है, टेक्टिक पॉलीमर बनाना है, सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर बनाना है, कैसा पॉलीमर है वो आपके सिलेबाई के अंदर है। तो जब आप उसको बनाते हैं तो जिस पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाते हैं वो जिगलर नाटा कैटालिसिस कहलाती है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट आखिर है क्या, जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स, वन इज ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, जो अभी मैंने आपके सामने लिखा R3Al, क्या है ये, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, आगे बात समझ में, प्लस दूसरा क्या लेते थे आप वहां पे, TiX4 टाइटेनियम टेट्राहेलाइड, तो 2 चीजों का जो मिक्सचर होता था, टाइटेनियम टेट्राहेलाइड और ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज द जिगलर नाटा कैटालिस्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे इनऑर्गेनिक में पूछा जा सकता है या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। तो जब कभी भी कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आए तो आपका दिमाग एकदम क्लिक करना जरूर चाहिए कि वो शब्द हमने और कहां देख रखा है। खैर कोई बात नहीं, आपके आता ही होगा दिमाग में, मैं आपको साथ के साथ बताता ही जा रहा हूं। इसकी हमने फर्दर रिएक्शन की जिंक क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे, आपके 3 कंपाउंड थे, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपने रिएक्शन कंडीशन के, जब भी अब हम हमारे मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, सिर्फ ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के ऊपर अपने आप को कंसंट्रेट करके चलते हैं। तो रिएक्शन कंडीशन आखिर क्या है, क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए जब हम मेनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम एल्काइल हैलाइड से बनाते हैं तो मैग्नीशियम तो यूज करते ही है। मैग्नीशियम कैसा हो, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है क्या करता है, जो मैग्नीशियम है वो अपने आप को अनरिएक्टिव कर लेता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। मैग्नीशियम अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर बनाने की वजह से वो अनरिएक्टिव हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर की जो ऑक्साइड लेयर है उसको डिसलोजिंग किया जाता है, उसको रिमूव करना जरूरी होता है। उसको रिमूव कैसे करें, उसको रिमूव करने के लिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, या अल्ट्रासोनिक वेव्स भी उसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे इजीली जो ऑक्साइड लेयर है उसके सरफेस की रिमूव हो सकती है। और या हम क्या करते हैं, दिस जो ये प्रॉब्लम है ऊपर कि हम मैग्नीशियम यूज ना करें डायरेक्ट, हम दूसरा मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं, दैट इज द रिके मैग्नीशियम। जो रिके मैग्नीशियम उसको प्रिपेयर कैसे करें, फिर रिके मैग्नीशियम को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसको क्यों यूज किया जा सकता है, क्योंकि रिके जो मैग्नीशियम है वो क्या है, दीज आर द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मैग्नीशियम। क्योंकि जब मैग्नीशियम के अगर आप टुकड़े कर देंगे, छोटे 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 टुकड़े कर देंगे, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, अगर आपके पास एक पीस हो तो सरफेस एरिया कम है, आप उसका चूरा बना दो, कूट दो उसको, तो उसके मैनी पार्टिकल्स बन जाएंगे, हर पार्टिकल के चारों तरफ का एरिया मीन सरफेस एरिया, नेट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि रिएक्शन को हमें इंक्रीज करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, तो हमें सरफेस एरिया तो इंक्रीज करना ही होगा। तो मींस रिके मैग्नीशियम मींस द मैग्नीशियम व्हिच हैव द लार्ज सरफेस एरिया, उसे रिके मैग्नीशियम कहते हैं। उसको बनाते कैसे हैं, आमतौर पे उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, MgCl2 के अंदर हम लिथियम ऐड कर देते हैं, फिर एकदम क्विकली जो बनता है वो आपका रिके मैग्नीशियम ही बनता है। तो इस टाइप से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर आपको बता दूं, हम वो कंडीशंस देख रहे हैं जो हमें रखनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते वक्त हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, कौन सी प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए। पहली बात, मैग्नीशियम रिएक्टिव होना चाहिए, अनरिएक्टिव ना हो, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं चलेगी। दूसरी बात सॉल्वेंट की, जो अभी हम पीछे जिक्र भी कर रहे थे, सॉल्वेंट कैसा हो, ऐसा हो सॉल्वेंट जो कि आपके ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे, ना ही बने हुए प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करे।
मीन जनरली जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, जो सुटेबल है सॉल्वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो ये सारे हैं जो मैंने अभी आपके स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं। मींस डाइथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड सो ऑन, ये आप यूज कर सकते हैं। ये सारे क्यों यूज करते हैं मैंने अभी आपको बता ही दिया, बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स द मैग्नीशियम, दे आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स द आरएमजीएक्स की तरफ, ये आपके रिएक्टिव नहीं है। मींस आराम से रिएक्शन चलेगी इन सॉल्वेंट की प्रेजेंस के अंदर। वो एक अलग बात, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स बनाना एक अदर इश्यू होता है। कई बार जब हमें सेपरेट करना हो, जैसे आरएमजीएक्स है, ड्राई ईथर हमने ले लिया, हमारा बन भी गया, प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, उसके बाद देखो आरएमजीएक्स, मैंने कहा था रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बना ले, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आरएमजीएक्स है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास, क्योंकि ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या करेगा ये, हमने ये इथर लिया, देखो आरओआर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीशियम के अंदर, देखो ये डोनेट किया, बना दिया ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ही देखो दूसरा इथर लिया, उसने फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। देखो आपके सिलेबस के अंदर आपने सुना होगा कि आपके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर भी है, वहां पे आपने 2 शब्द पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है। वहां पे भी आप 2 चीजें यूज करते थे, वन इज द मेटल, मेटल यहाँ पे आरएमजीएक्स के अंदर एमजी हो गया। फिर आप दूसरी चीज लेते थे जिन्हें आप लिगेंड्स कहते थे, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज व्हिच फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम आर कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आप उन्हें कहते थे ना कोऑर्डिनेशन। ये क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो बना है आपके सामने, उसी चैप्टर वाला जो आपने वहां पे पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन 2 ही थी, एक मेटल एटम हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, मैग्नीशियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी हो जिसके पास लोन पेयर हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाए, वो हमने इथर ले लिया यहाँ पे। लेकिन एक चीज और भी आपने वहां पे पढ़ी होगी, जैसे इथर है यहाँ पे, इस इथर के अंदर आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 लोन पेयर हैं। फिर आपने एक बेसिक फैक्ट वहां पे पढ़ा था, वेदर ए एटम हैज 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और मेनी लोन पेयर, बट इट कैन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर। वो सिर्फ एक ही लोन पेयर को डोनेट करके एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन 2-2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, इसके पास 2 लोन पेयर। इस बेसिक फैक्ट को भी आप भूले ना। उसके बाद नेक्स्ट हम जैसे आपको बताया था कि ड्राई ईथर को कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द आरएलआई बिकॉज द ड्राई ईथर कैन रिएक्ट, कॉम्प्लेक्स नहीं, कैन रिएक्ट विद आरएलआई, ये हमने आपको पीछे बता ही दिया था। नेक्स्ट हम लेते हैं एनहाइड्रस कंडीशन रखना। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है एनहाइड्रस कंडीशन को रखना, क्योंकि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जब हम अगला पार्ट जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाएंगे, वो रिएक्शंस होंगी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, उसमें आप देखेंगे कि द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन रिएक्ट विद वाटर, इट कैन रिएक्ट विद, यानी उन सभी कंपाउंडों के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट कर सकता है जिसके पास प्रोटॉन हो डोनेट करने के लिए। वाटर के अंदर भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, वो एक अलग बात आपने पढ़ा है कि 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -7 H पॉजिटिव आयन होते हैं और 10 की पावर -7 ही OH नेगेटिव आयन होते हैं एट ए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। आपने पढ़ा था ना, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें 1 लीटर पानी के अंदर 10 की पावर -7 H पॉजिटिव आयन और उतने ही OH नेगेटिव आयन होते हैं। ये आपने केमिकली क्लियरिंग वाले चैप्टर के अंदर पहले से ही पढ़ रखा होता है, जहां पे आप प्रूव करते थे कि आप कैलकुलेट करते थे, आप प्रूव करते थे कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। उस दौरान ये 14 कहां से आया था, ये वहीं से तो आया था, उसी बेसिक फैक्ट को ध्यान रखने के दौरान। इसीलिए जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसके दौरान कंडीशन हमें एनहाइड्रस रखनी पड़ती है, उसमें इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्टनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरी ये बात भी हमने पहले बता दी, इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना पड़ता है, नाइट्रोजन के द्वारा हम इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर लेते हैं, अदरवाइज आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता, देखो ये आरएमजीएक्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट पेरोक्साइड बनते, फर्दर हाइड्रोलिसिस करते तो बॉन्ड का क्लीवेज होता, देखो यहाँ से बॉन्ड का देखो क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ से क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, एक तो एल्कोहल बन जाएंगे, दूसरा ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं लेते, ऑक्सीजन होती तो ये रिएक्शन चलनी जरूरी थी। क्या आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता? नहीं, बनते ही साथ फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट आपके एल्कोहल बन जाते और ये साइड प्रोडक्ट भी बन जाता। तो क्या आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना पाते इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन? नहीं, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता ऑक्सीजन के साथ। To avoid all these, we have the requirement of the inert atmosphere which can be easily created by entering the nitrogen or the argon in it। क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट को हम इनर्ट गैसेस ही तो कहते हैं, तो नाइट्रोजन भी इनर्ट है और ग्रुप 18 को भी यूज कर सकते हैं, जैसे आर्गन हमने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जब हम प्रिपेयर करें डिफरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, जैसे एल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना हो, तो ये बेसिक रिएक्टिविटी ऑर्डर है जो आप सभी जानते हैं कि RCl कम रिएक्टिव होता है RBr से, देन RI से।
अगर हम जब रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें ध्यान रखना पड़ता है। एल्काइल फ्लोराइड और भी कम रिएक्टिव होते हैं। एल्किनाइल या फिनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम बनाने हो तो फिर हम क्या करते हैं, तो उसके दौरान जो आपका THF होता है ये इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी को टुवर्ड्स द मैग्नीशियम, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं जब भी हम प्रिपेयर करें आपके एल्किनाइल या फिनाइल तो हम टेट्राहेड और फ्यूरान की प्रेजेंस में इसको बना लेते हैं। अगर हम विनाइल ब्रोमाइड जैसे बनाए, हमने Mg ले लिया एनहाइड्रस THF की फॉर्म में, कंडीशन तो एनहाइड्रस रखनी ही पड़ेगी। तो आपका क्या हो गया, देखो मेटल इंसर्शन रिएक्शन ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अगर ब्रोमोबेंजीन हो फिर Mg ले लिया, फिर मेटल इंसर्शन रिएक्शन, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अलग अलग टाइप के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बना के यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें, देखो आपके ये टर्मिनल एल्काइन मैंने देखो लेके दिखाया, इसकी रिएक्शन अगर हम कर दे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो देखो क्या होगा, अभी हमने बताया था जिसके अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन उसके साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। देखो एसिडिक था ना टर्मिनल, आपका जो ये टर्मिनल एल्काइन होते हैं उसमें H पॉजिटिव आयन इजीली लॉस हो सकते हैं, रिएक्शन की इजीली। और देखो क्या बन गया ये सी नेगेटिव होगा बेटा, यहाँ पे देखो सी नेगेटिव और MgBr देखो पॉजिटिव होगा। आ गई बात समझ में, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं। देखो ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन गए, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा एंड सो ऑन। नेगेटिव के पास कोई पॉजिटिव ही आएगा। आपको पता है RMGX में पॉजिटिव कौन होता है, आपका MgBr वाला पार्ट पॉजिटिव है। तो ये बेसिक और साइड प्रोडक्ट आपका C2H6 निकल गया। एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपकी कपलिंग रिएक्शन शो कर सकते हैं जब भी उनको यूज करें। ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन है जैसे आपकी एल्काइल लिथियम की MgBr2 के साथ, जब ये हमने शुरू में प्रिपरेशन के दौरान ही देख ली थी। और ये डिफरेंट बातें जो हमने बताई दैट ऑल अबाउट, यानी आज के पार्ट के बारे में बेटा इतना ही है। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में हमने देखा। रिएक्शन अभी तक हमने आपको नहीं बताई है, हमने रिएक्शन नहीं बताई है। थोड़ा सा कंडीशन के बारे में जरूर बताया था आपको लास्ट में, जिसमें कुछ एक आपकी रिएक्शन आ गई थी कि जिन सावधानियों को हमें बरतना पड़ता है, प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये भी हम अपलोड कर देंगे बेटा, किसी बच्चे को और कोई डाउट तो पूछ सकता है। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा।